नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। किसी मशहूर कवि से जब उनकी आत्मकथा लिखने को कहा जाए तो क्या उम्मीद की जाती है? शायद महानता और प्रेरणा की कहानियों की। हाँ। लेकिन क्या हो अगर वो कवि अपनी कहानी सुनाने से ही इनकार कर दे? और वो इनकार भी मतलब किसी सामान्य चिट्ठी या बयान से नहीं, बल्कि एक पूरी कविता लिखकर करे, जो अपने आप में एक साहित्यिक दस्तावेज बन जाए। बिल्कुल, ये तो इनकार को कला में बदलने जैसा हो गया। सही कहा। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे ही स्तंभ जयशंकर प्रसाद और उनकी इसी अद्भुत कविता आत्मकथ्य पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो प्रसाद जी के जीवन, उनकी इस कविता और इसके पीछे की उस पूरी कहानी को खंगालते हैं जब प्रेमचंद ने उनसे अपनी आत्मकथा लिखने को कहा था। और आज हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि इतना बड़ा और सफल कवि वो अपने जीवन को दुनिया के सामने रखने से मतलब क्यों कतरा रहा था। हाँ, मतलब क्या ये सिर्फ एक विनम्रता थी या इसके पीछे कोई, आप कह सकते हैं, कोई गहरा दर्द या कोई फिलोसॉफिकल वजह छिपी थी। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले प्रसाद जी को एक व्यक्ति के तौर पर समझना जरूरी है ना? बिल्कुल। हम जानते हैं कि उनका जन्म 1889 में वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ाई शुरू तो हुई, हाँ, हुई थी, पर पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते 8वीं कक्षा से आगे नहीं बढ़ सकी। और ये बात उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए बहुत बहुत अहम है। मतलब औपचारिक शिक्षा छूटने के बाद उनका असली ज्ञान यज्ञ तो घर पर शुरू हुआ। अच्छा। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी, इतिहास, दर्शन, इन सब का स्वाध्याय किया। उनकी जो बौद्धिक गहराई है ना, वो किसी स्कूल कॉलेज की देन नहीं, बल्कि उनकी अपनी लगन और जिज्ञासा का नतीजा है। ये दिलचस्प है। क्या आपको लगता है कि इस अनौपचारिक शिक्षा ने उन्हें एक अलग तरह का लेखक बनाया? शायद मतलब नियमों में बंधने के बजाय ज्यादा मौलिक? बिल्कुल। जब आप खुद ज्ञान खोजते हैं तो आप सिर्फ तथ्य नहीं सीखते, आप ज्ञान को देखने का एक नजरिया विकसित करते हैं। उनके इतिहास और दर्शन में जो गहरी रुचि थी, वो उनके साहित्य में सिर्फ जानकारी की तरह नहीं आती। वो उनके नाटकों, चाहे चंद्रगुप्त हो या स्कंदगुप्त, की आत्मा है। वो इतिहास को वर्तमान के सवालों से जोड़ते हैं। और उनका साहित्यिक कैनवस कितना विशाल था। वो सिर्फ छायावाद के शिखर कवि नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने कामायनी जैसा महाकाव्य लिखा, जिसे आधुनिक हिंदी का सर्वश्रेष्ठ काव्य माना जाता है और जिस पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। हाँ। फिर उनके नाटक हैं, उपन्यास हैं, कंकाल, तितली और आकाशदीप जैसी कहानियां भी। सही कहा। वो एक कंप्लीट साहित्यकार थे। गद्य और पद्य दोनों पर उनकी पकड़ असाधारण थी। जहां एक तरफ उनकी कविता में आंसू और लहर जैसी कोमलता और माधुर्य है, हाँ, वहीं कामायनी में शक्ति और ओज का दर्शन है। उनकी भाषा में एक लाक्षणिकता है, मतलब वो सीधे सीधे बात नहीं कहते, बिंबों और प्रतीकों के सहारे बहुत गहरी बात कह जाते हैं। आत्मकथ्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे बड़ा उदाहरण। तो एक तरफ हमारे पास इतना बड़ा साहित्यिक व्यक्तित्व है, इतिहास और दर्शन का ज्ञाता, कवि, नाटककार, उपन्यासकार, जिसके जीवन के बारे में हर कोई जानना चाहेगा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हिंदी साहित्य का एक और बड़ा नाम, मुंशी प्रेमचंद, अपनी पत्रिका हंस का एक आत्मकथा विशेषांक निकालने की योजना बना रहे हैं। ये दोनों बातें जब टकराती हैं तब कहानी दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। 1932 का साल था। हंस पत्रिका उस दौर की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में से थी। प्रेमचंद जी चाहते थे कि हिंदी के सभी बड़े लेखक अपनी आत्मकथा लिखें, ताकि एक प्रामाणिक साहित्यिक इतिहास दर्ज हो सके। प्रसाद जी के मित्रों ने, सहयोगियों ने उन पर बहुत दबाव डाला। और ये दबाव समझा जा सकता है। लोगों को लगा होगा कि प्रसाद जी के जीवन में जरूर कुछ महान और प्रेरणादायक होगा। हाँ, यही उम्मीद रही होगी। लेकिन प्रसाद जी ने तो इस पूरी मुहिम की हवा ही निकाल दी। उन्होंने आत्मकथा नहीं लिखी, बल्कि उस आग्रह के जवाब में कविता लिखी, आत्मकथ्य, और उसे हंस को भेज दिया। ये एक तरह का साहित्यिक विरोध प्रदर्शन था। अच्छा। उन्होंने आत्मकथा लिखने के नियम को ही चुनौती दे दी, वो भी एक कविता के जरिए। ये कविता उस विशेषांक में छपी और आत्मकथा न लिखने का उनका तर्क खुद आत्मकथाओं से ज्यादा यादगार बन गया। तो चलिए अब इस कविता को ही खोलकर देखते हैं। इसकी शुरुआती पंक्तियां ही पाठक को एक अलग दुनिया में ले जाती हैं।
मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यहां से ही प्रसाद जी अपनी बात प्रतीकों में कहना शुरू कर देते हैं। मधुप यानी भंवरा उनके अपने मन का प्रतीक है। वो कह रहे हैं कि ये मेरा मन रूपी भंवरा गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी कहे, क्योंकि जीवन रूपी वृक्ष की पत्तियां यानी सुखद और दुखद यादें इतनी ज्यादा मुरझाकर गिर चुकी हैं कि अब बताने को कुछ बचा ही नहीं है। मतलब ये जीवन की नश्वरता और निराशा का एक बहुत शक्तिशाली बिंब है। बहुत शक्तिशाली। मतलब वो शुरू में ही ये साफ कर रहे हैं कि मेरे जीवन में कोई महान गाथा नहीं है, बल्कि बस मुरझाती पत्तियों का ढेर है। ये एक महान कवि की विनम्रता है या फिर जीवन से मिली एक गहरी थकान? मेरे ख्याल से ये दोनों का मिश्रण है। इसमें विनम्रता तो है ही, लेकिन ये सिर्फ व्यक्तिगत विनम्रता नहीं है। ये छायावाद का मूल तत्व है, जहां कवि अपनी मैं को प्रकृति या ब्रह्मांड की विराटता में विलीन कर देता है। अच्छा। इसलिए अपनी मैं की कहानी को बड़ा चढ़ाकर सुनाना उनके लिए उनकी कला के दर्शन के ही खिलाफ था। पर इसके साथ ही एक गहरी पीड़ा का भाव भी है, जो आगे की पंक्तियों में और साफ होता है। जैसे वो आगे लिखते हैं, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति। ये पंक्तियां पाठक को सीधे संबोधित करती हैं और उनमें एक हल्का सा व्यंग भी महसूस होता है। बहुत गहरा व्यंग है। वो कह रहे हैं कि तुम्हें मेरी कहानी सुनने में सुख मिलेगा, पर क्यों? क्योंकि तुम देखोगे कि मेरा जीवन तो एक खाली गागर की तरह है, अभावों से भरा हुआ। हाँ। इंसान के स्वभाव पर इससे बड़ा कटाक्ष क्या होगा कि उसे दूसरों के खालीपन को देखकर एक तरह का संतोष मिलता है। और फिर वो एक कदम और आगे बढ़कर पाठक को एक अजीब सी नैतिक दुविधा से बचाते हैं। वो कहते हैं, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। ये अद्भुत है ना? वो अपने दुखों का इल्जाम भी किसी पर नहीं डालना चाहते। यही उनकी संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। वो कह रहे हैं कि कहीं मेरी कहानी पढ़कर तुम्हें यह अपराध बोध न हो जाए कि मेरे जीवन की गागर को खाली करने वाले तुम ही हो, कि तुमने ही मेरा सुख छीनकर अपनी झोली भरी है। एक लेखक अपनी पीड़ा के लिए भी पाठक को जिम्मेदार महसूस नहीं कराना चाहता। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो अपने दर्द को कितना निजी और कह सकते हैं पवित्र मानते थे। इसके बाद वो इस सवाल पर आते हैं कि आत्मकथा में आखिर लिखा क्या जाए। वो पूछते हैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं? हाँ। यानी मैं अपनी गलतियों का बखान करूं या उन धोखों को उजागर करूं जो मुझे दूसरों से मिले? और दूसरों के धोखे दिखाना एक तरह से कीचड़ उछालने जैसा होगा। वो इन दोनों ही चीजों से बचना चाहते हैं। वो अपने निजी जीवन के संघर्षों को सार्वजनिक तमाशा नहीं बनाना चाहते। बिल्कुल। और सिर्फ दुखों को ही नहीं, वो अपनी खुशियों को भी पर्दे में रखना चाहते हैं। वो कहते हैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की। यहाँ वो निजी सुखद पलों की बात कर रहे हैं जिन्हें वो दुनिया से साझा नहीं करना चाहते, क्योंकि शायद वो पल बहुत थोड़े थे और बहुत कीमती थे। उन्हें सार्वजनिक करने से उनका माधुर्य, उनकी पवित्रता भंग हो सकती है। वो उन यादों को अपने मन की किसी कोने में सहेज कर रखना चाहते हैं, न कि अखबार की सुर्खियों में लाना चाहते हैं। और यहीं से कविता एक बहुत ही व्यक्तिगत, शायद एक प्रेम कहानी के अधूरेपन की ओर इशारा करती है। पंक्तियां हैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। इन पंक्तियों में दर्द साफ झलकता है। हाँ, एक टीस है। वो कह रहे हैं कि जिस सुख का उन्होंने बस सपना ही देखा, वो हकीकत में कभी मिला है नहीं। वो इतना करीब आया कि लगा अब बाहों में होगा, लेकिन तभी मुस्कुराकर ओझल हो गया। ये किसी बड़े सपने के टूटने या किसी गहरे प्रेम के अधूरे रह जाने का दर्द है। और अगली ही पंक्तियों में वो उस सुख के स्रोत, शायद अपनी प्रिया के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, जो छायावादी कविता का शिखर है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। क्या बात है। ये पंक्ति सुनने में बहुत सुंदर है, लेकिन इसका भाव बहुत गहरा है। बिल्कुल। यहाँ वो प्रकृति की तुलना मानवीय सौंदर्य से नहीं कर रहे, बल्कि मानवीय सौंदर्य को प्रकृति से भी ऊपर रख रहे हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि उनकी प्रिया के लाल गालों की सुंदरता इतनी नशीली और प्रखर थी कि प्रेम से भरी सुबह यानी अनुरागिनी उषा भी अपनी लाली और अपना सौंदर्य उसी से उधार लेती थी। ये कल्पना की एक असाधारण उड़ान है।
लेकिन अब वो सौंदर्य, वो प्रेम उनके पास नहीं है, बस उसकी स्मृति बची है। हाँ, और वही स्मृति अब उनके जीवन का एकमात्र सहारा है। वो कहते हैं, उसकी स्मृति पाथे ये बनी है थके पथिक की पंथा की। पाथे का मतलब होता है वो भोजन या संबल जो मुसाफिर रास्ते के लिए अपने साथ रखता है। तो उस प्रेम की याद ही अब उनके इस थके हुए जीवन के सफर का सहारा है, एकमात्र सहारा। और फिर वो पाठकों से लगभग एक गुजारिश करते हैं, सीवन को उधेड़कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा मतलब गुदड़ी, जो पुराने कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर बनाई जाती है। ये एक बहुत मार्मिक सवाल है। वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन की इस गुदड़ी को उधेड़कर तुम क्या देखोगे? अंदर तो बस फटे पुराने चिथड़े ही मिलेंगे, दुखों और अभावों के पैबंद। तुम मेरी इस सिली हुई जिंदगी को क्यों उधेड़ना चाहते हो? मेरे जख्मों को क्यों कुरेदना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल यही भाव है। इस पूरी भावनात्मक उथल पुथल के बाद कविता के अंत में वो अपना फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। एक बार फिर वही विनम्रता। कामायनी जैसा महाकाव्य लिखने वाला कवि अपने जीवन को छोटा कह रहा है। ये दिखाता है कि वो अपने साहित्यिक कद और व्यक्तिगत जीवन को अलग अलग रखते थे। उन्हें लगता था कि उनके जीवन में ऐसा कुछ भी असाधारण नहीं है जिसकी बड़ी कथाएं कही जाए। इसीलिए वो एक दूसरा रास्ता सुझाते हैं। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? अपनी कहने से बेहतर है दूसरों की सुनना और खुद चुप रहना। ये आज के दौर के लिए कितनी बड़ी बात है, जहां हर कोई सिर्फ अपनी कहानी सुनाना चाहता है। और फिर आती है कविता की अंतिम और शायद सबसे असरदार पंक्ति, जो उनके इस मौन का कारण बताती है। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। ये पंक्ति सुनकर एक खामोशी छा जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी के बहुत पुराने जख्म को छूने से डर लग रहा हो। एक मौन व्यथा है, एक अनकहा दुख, पर वो अभी थका हुआ है, सोया हुआ है। और वो उसे जगाना नहीं चाहते। वो अपनी आत्मकथा लिखकर उसे जगाना नहीं चाहते, उसे फिर से कुरेदकर हरा नहीं करना चाहते। ये अपने दर्द का सम्मान करना है। वो कहते हैं कि शायद भविष्य में कभी सही समय आए, पर अभी नहीं। तो हमने जयशंकर प्रसाद जैसे महान कवि से शुरुआत की और उनकी इस कविता के जरिए एक बेहद विनम्र, अंतर्मुखी और संवेदनशील इंसान तक पहुंचे। वो अपने जीवन को सार्वजनिक उपयोग की वस्तु नहीं बनाना चाहते थे। बिल्कुल नहीं। उनके लिए उनका जीवन, उनके सुख दुख, उनकी यादें, ये सब बहुत निजी और पवित्र थे। बिल्कुल, ये कविता सिर्फ आत्मकथा लिखने से इनकार नहीं है, ये निजता के अधिकार का एक साहित्यिक घोषणा पत्र है। ये छायावादी शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो सूक्ष्म बिंबों के जरिए गहरी भावनात्मक सच्चाइयों को व्यक्त करती है और एक ऐसे व्यक्तित्व को दर्शाती है जो प्रसिद्धि से ज्यादा ईमानदारी को और सार्वजनिक प्रदर्शन से ज्यादा आत्मसम्मान को महत्व देता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। स्रोत में एक जगह कहा गया है कि बिना ईमानदारी और साहस के आत्मकथा नहीं लिखी जा सकती। प्रसाद जी ने मौन रहना चुना। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि प्रसाद जी का ये मौन क्या था? क्या ये साहस की कमी थी क्योंकि वो अपने अतीत का सामना नहीं करना चाहते थे, या फिर ये एक अलग और शायद ज्यादा मुश्किल किस्म का साहस था? अपनी आंतरिक दुनिया को बचाने का साहस। हाँ, एक ऐसे युग में अपनी आंतरिक दुनिया को, अपने दुखों को सार्वजनिक जांच से बचाने का साहस, जो लगातार सब कुछ उजागर करने की मांग करता है। अपनी कहानी कहने में सच्ची ईमानदारी आखिर होती क्या है? हर जख्म को कुरेद कर दिखा देना, या ये तय करने का विवेक रखना कि क्या साझा करने लायक है और क्या सिर्फ अपनी आत्मा की शांति के लिए सहेज कर रखने लायक? नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।